हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना बच्चों। आइए देखते हैं आज अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है और सबसे पहले आपके लिए यहाँ प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आपको कथन पढ़ना है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी सजीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो ये सब सही है। और सभी सजीव प्रजनन की क्रिया नहीं करते, तो ये गलत है। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा सजीवों के बारे में सही है। तो कथन 1, 2, 3 आएगा। तो 1, 2, 3 कहाँ है? बी नंबर में है, इसलिए बी नंबर आपका सही उत्तर होगा बच्चों इसमें। तो इस प्रकार से आपको समझ के आगे बढ़ना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ चित्र दिया है। तो पहला चित्र क्या है? तो पहले चित्र में दोस्तों इसमें क्या है? सीधा सूर्य के प्रकाश में है ये गमला और जल रहित है, मतलब इसमें पानी नहीं है और धूप में रखा है ना। और दूसरा जो है वो सूर्य के प्रकाश में है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी है ना। और दूसरा और ये जो गमला है ये पूरा अंधेरे में है और ये सूर्य के प्रकाश में भी है और इसमें थोड़ा पानी है, यानी मिट्टी गीली है ये वाला, है ना। अब आपसे यहाँ पूछा है कि किस गमले में बीजों का अंकुरण होगा। तो गमला जो लास्ट वाला है घ नंबर में, उसमें होगा, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में है और मिट्टी गीली है। तो इसमें आएगा डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3। तो तीसरे प्रश्न में आपके लिए यहाँ दिया है कि सजीवों की कौन सी विशेषता है जो जीवों को परिवेश के साथ मेल खाने में सहायता करती है। तो ये है दोस्तों अनुकूलन, है ना। पाचन भी नहीं है, अनुवांशिकी और संचार नहीं है, क्या है? ये अनुकूलन है। तो इस प्रकार से सी नंबर आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आयुष जानता है कि मनुष्य में नासिका के माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है। नासिका मतलब नाक। आयुष ने देखा कि पेड़ों की पत्तियां पर नासिका जैसी संरचना नहीं होती, मतलब नाक नहीं होती। तो वह जानना चाहता है कि पौधे किस माध्यम से श्वसन करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, कि पौधे की पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के माध्यम से, है ना। उसमें स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उससे वो सांस लेते हैं। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न कि कौन सी प्रक्रिया जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो, पौधों में श्वसन भी होता है, अंकुरण भी होता है, जनन भी, यात्रा नहीं होती। तो ये ए नंबर होगा, यात्रा। यहाँ पूछा है नहीं है, तो नहीं है और है वाले प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है मच्छरों के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था सबसे पहले आती है। तो मच्छरों के जीवन चक्र में दोस्तों सबसे पहले अंडा आता है ना। बाकी ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है? अंडा होगा, तब तो बच्चे बनेंगे, है ना। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इसमें मेंढक के जीवन चक्र की किस अवस्था में टैडपोल का विकास होता है। तो टैडपोल का विकास दोस्तों अंडा अवस्था में होता है। तो यहाँ पर सी है ना। तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, अंडा अवस्था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा है कि कुछ पौधों की को छूने पर वे अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं और कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। तो पौधे के इस प्रकार का व्यवहार व्यक्त करने के लिए क्या उत्तरदायी है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ये उत्तरदायी होगा। तो इसमें बी नंबर आप सही उत्तर लिखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने पौधे की प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया था। तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है पौधे के प्ररोह की वृद्धि की दिशा किसके अनुसार होती है। तो पौधे का प्ररोह यानी बढ़ना, वो किधर बढ़ता है? तो सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। तो ए नंबर आपका सही उत्तर होगा इसमें। और दोस्तों, प्रश्न समझ आ रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो समझ नहीं आ रहा है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें बताऊंगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगती है। आपके कमेंट से ही यानी मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मैं और अच्छे से आपको पढ़ा पाता हूँ बच्चों। मच्छर अपने जीवन चक्र में 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। इनके जीवन चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है।
तो यहाँ पर ऑप्शन लिखने के लिए नहीं दिया है, लेकिन यहाँ सी नंबर सही उत्तर है। पहले अंडा आता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा और फिर मच्छर बन जाता है वो। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। अब हम आगे देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसमें दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। यहाँ जो शब्द दिए हैं ये कोष्टक में, इनसे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ध्यान से करना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ कि बीजों के अंकुरण के समय, तो यहाँ आएगा प्रारोह ऊपर की ओर और जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती हैं, है ना। मतलब जब अंकुर होता है तो प्रारोह मतलब उसका जो तना है वो ऊपर जाता है और जड़ नीचे जाती है। एक जंतु का जीवन चक्र जनन के फलस्वरूप नवजात के जन्म के से आरंभ होकर वृद्धि विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तीसरा दिया है, ये लार्वा और प्यूपा मच्छरों के विकास के दौरान उनके जीवन की दो विशिष्ट अवस्थाएं हैं। अगला है, कैलेडुला और जीनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला है, जेली जैसा पदार्थ मेंढक के अंडे का समूह होता है, जिसे जलांडक के रूप में जाना जाता है। एक पौधे का जीवन चक्र बीज के अंकुरण से आरंभ होता है। और इसके बाद अगला दिया है यहाँ पर कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में लवण और जल होते हैं। अगला है, उद्दीपन सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान को ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा है, बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया में जल क्या भूमिका निभाती है। तो उत्तर में लिखेंगे आप कि जल से बीज को नमी मिलती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है और पौधा बनता है ना। मतलब जब हम मिट्टी में कोई बीज लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, नमी होती है ना। नमी आती है पानी डालने से, और उसमें क्या होता है, छोटा सा पौधा वो बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 में लिखना है बच्चों। चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि दीपा ने विद्यालय के प्रांगण में, प्रांगण मतलब मैदान में, एक पोखर में दो अलग अलग प्रकार के कृमि जैसे जीव को देखा, जो बार बार जल की सतह पर आ रहे थे। उनका बार बार जल की सतह पर आने का क्या कारण था। तो इसमें आप लिखेंगे कि कुछ जलीय जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए बार बार जल की सतह पर आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 में लिखना है। अगला देखते हैं, प्रश्न 5वां पूछा है, दिया गया चित्र किस भारतीय वैज्ञानिक का है, इनके योगदान के बारे में लिखिए। यानी ये चित्र किसका है ये लिखना है। तो लिखना है, यह चित्र वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का है, और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 के उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा है, रेशमा ने एक पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं जिनको बीजांकुरण के लिए अंधकार की भी आवश्यकता होती है? यदि हाँ, तो ऐसे 2 पुष्पीय पौधों के नाम आपको लिखना है। तो आप बताएंगे, प्याज और टमाटर ऐसे 2 पौधे हैं जिन्हें बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। मतलब ये प्रकाश नहीं भी हो, अंधेरे में भी ये इनके बीच में अंकुर आएगा और ये बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 में लिखना है। 7वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि आयुष अपने नाना जी के साथ खेत पर गया। उसने देखा कि गन्ने की फसल को बीजों के स्थान पर उनके गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी में दबाकर लगाया जा रहा था। गन्ने के अतिरिक्त ऐसे 4 पौधे के नाम लिखिए जो सीधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं? ये हैं दोस्तों, गुलाब, चमेली, हिबिस्कस और मनी प्लांट, है ना। इनको आप तोड़कर या काट कर ऐसे मिट्टी में लगा दोगे तो ये लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 में लिखना है। 8वां प्रश्न पूछा है, बीजावरण एवं भ्रूण को दर्शाता हुआ फली का अंकुरित बीज व स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप पुस्तक से देख के चित्र बना लेंगे। यहाँ पर जैसे छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा बीज है ये, है ना। फिर इसमें थोड़ा सा अंकुर आएगा, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर यहाँ पर ऐसे ये बड़ा हो जाएगा, पत्ती निकल जाएगी। तो इस प्रकार का चित्र आपके पुस्तक में है, उनको आपको बना लेना है। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे प्रश्न 8 में। 9वां प्रश्न देखते हैं अपन। 9वां में क्या लिखा है? तो 9वां प्रश्न है कि बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कब अनिवार्य होती है?
तो इसमें आप लिखना कि बीज अंकुरण के बाद पौधे के विकास के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 9 में लिखेंगे। आगे है प्रश्न 10। 10वां प्रश्न पूछा है, हरदीप अपने मित्र के घर गया। वहां उसने देखा कि उसके मित्र की माताजी घर के आसपास गड्ढे और पोखर के स्थिर जल में मिट्टी के तेल का छिड़काव कर रही थी। उसके ऐसा करने के क्या कारण थे? तो उत्तर में लिखना, गड्ढे में मिट्टी के तेल छिड़काव करने से मच्छर के लार्वा नहीं पनपते, जिससे मच्छर की संख्या कम होगी और बीमारी भी नहीं होगी, है ना। गड्ढे में आप देखे होंगे कीचड़ हो जाता है, उसमें आपको मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो पनपने वाले छोटे छोटे मच्छर के बच्चे रहते हैं वो मर जाते हैं, है ना, उससे बीमारी नहीं होगी। तो ऐसे आपको लिखना है 10 में। 11 देखते हैं, इसमें पूछा है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन वे सजीवों की श्रेणी में आते हैं, मतलब वो सजीव हैं। पौधे में गति को प्रदर्शित करते हुए कोई दो उदाहरण लिखिए, यानी वो क्यों सजीव हैं, उनमें गति कैसे होती है। तो आप लिखेंगे पौधे में गति का उदाहरण फूलों का खिलना, है ना, और कीट भक्षी पौधे का कीटों को पकड़ना, ये क्या है, सजीव को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 11 में लिखेंगे। 12 प्रश्न है बच्चों इसमें। रेशम कीट भी जीवन की 4 अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। रेशम कीट से रेशम किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है और रेशम के क्या उपयोग हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है, रेशम कीट से प्यूपा अवस्था में रेशम प्राप्त किया जाता है। और रेशम के उपयोग लिखना है कि कपड़े बनाने में, घरेलू सामान जैसे पर्दे, बिस्तर की चादर बनाने में, और सर्जरी के टाँके लगाने वाले जो धागे हैं ना, उसमें भी रेशम का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न 12 में आपको ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है कि मेंढक में वयस्क अवस्था में पूँछ नहीं होती, है ना, मतलब मेंढक जब छोटा रहता है तो उसमें, सॉरी, बड़ा हो जाता है तो उसमें पूँछ नहीं रहती, किंतु ट्रेडपॉल अवस्था में पाई जाती है। तो यह पूँछ ट्रेडपोल के लिए किस प्रकार सहायक है, मतलब जब मच्छर मेंढक छोटा रहता है तो उसमें पूँछ रहती है, लेकिन बड़ा रहता है तो पूँछ नहीं रहती। तो ऐसा क्यों है, क्यों सहायक है, क्या काम करता है पूँछ, ये पूछा है। तो आपको लिखना है, ट्रेडपोल अवस्था में पूँछ उसे तैरने में सहायता करती है। यह जल में तेजी से गति कर पाने और भोजन प्राप्त करने में सहायक होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 के उत्तर में लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो 14 प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है कि चारू का कहना है कि चमड़े से बनी सभी वस्तुएं निर्जीव है, क्योंकि वे सजीवों के किसी भी गुण को प्रदर्शित नहीं करती। इसके विपरीत हरदीप इन सभी वस्तुओं को सजीव मानता है, क्योंकि वे सजीवों से प्राप्त हुए हैं। चारू और हरदीप के कथनों के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो इसमें आप लिखना कि चारू के कथन से चमड़े से बनी वस्तुएं निर्जीव है, क्योंकि उनमें वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, पाचन क्रियाएं नहीं होती, और हरदीप के कथन अनुसार चमड़ा सजीव से प्राप्त होता है। लेकिन एक बार इसे जानवरों से अलग करने के बाद इसमें सजीवता के गुण समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 14 में लिखेंगे बच्चों। 15 प्रश्न देखते हैं। 15 में आपसे पूछा है कि क्या पौधे में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है? यदि हाँ, तो पौधे के कौन सा भाग उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो आपको बताना है कि हाँ, पौधे में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और इनमें पत्तियाँ उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 15 के उत्तर में लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा है, बीज एक पौधे के रूप में वृद्धि करता है, इसके परिपक्व होने तक के चरणों को चित्र के माध्यम से समझाइए। तो पहले बीज का चित्र बनाना है, फिर थोड़ा बीज बड़ा होगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर वो पेड़ बनेगा, पत्ते निकलेंगे। तो इस प्रकार से आपके पुस्तक में जो चित्र है उसको यहाँ पर बनाना है बच्चों। दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा है कि क्या आप जानते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए जल, वायु, मिट्टी तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। ये तीनों परिस्थितियाँ बीज के अंकुरण में किस प्रकार सहायता करती है, तीनों परिस्थितियों का वर्णन करो। तो उत्तर में लिखना, जल बीज को नरम करता है, जिससे भ्रूण को बाहर निकलने में मदद मिलती है, और वायु द्वारा भ्रूण को ऑक्सीजन मिलती है, जो भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश पौधों में अंकुरण की प्रक्रिया के बाद उनकी वृद्धि में सहायता करता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 17 के उत्तर में लिखना है। 18 में देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न 18 है कि पौधे में गति का उदाहरण किसी कीट भक्षी पौधे में देखा जा सकता है।
ये किस प्रकार गति करके अपनी पोषण आवश्यकता को पूरा करते हैं, वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है कि वीनस फ्लाई ट्रैप एक कीटभक्षी पौधा है जो पोषण के लिए गति करता है। इन पौधे में विशेष प्रकार की गंध होती है जो कीटों को आकर्षित करती है और पौधा कीटों को फंसा लेता है और कीटों को पचाने के लिए पौधे पाचक एंजाइम छोड़ते हैं जिससे पौधे को नाइट्रोजन मिलता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 18 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 19 है कि हम जानते हैं कि पौधा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्या मनुष्य भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? यदि हाँ तो आप भी कोई 3 उद्दीपन और प्रति शरीर में होने वाली अनुक्रिया को बताना है। तो लिखना कि हाँ, मनुष्य भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे तेज प्रकाश में आँखों का सिकुड़ना, है ना? आप तेज प्रकाश में जाते हैं तो आपकी आँख ऐसी सिकुड़ती है, पलकों को झपकना और तेज आवाज़ में आवाज़ की दिशा में देखना, है ना? और गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तुरंत हटा लेना। तो ऐसा करते हैं, गर्म चीज़ को आप छुएंगे तो तुरंत हाथ हटा लेंगे। तो ये सब क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 19 में लिखना है बच्चों। 20 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 पूछा है, सजीव किन किन विशेषताओं के कारण निर्जीव से भिन्न है या अलग है, वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, सजीवों में गति, पोषण, वृद्धि एवं विकास, श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जनन और मृत्यु जैसी क्रियाएं होती है जो सजीव होने का प्रमाण देती है। मतलब ये क्रिया होती है इसलिए सजीव है वो, लेकिन निर्जीव में ये सभी क्रियाएं नहीं होती। इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 में लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर आपको मच्छर के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उसकी बाह्य स्थिति, शरीर, आकार, संरचना में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, पहले मच्छर के लार्वा का, फिर थोड़ा वो बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर यहाँ एक मच्छर का चित्र आप बना देंगे। तो ऐसे आपके पुस्तक में एक चित्र है मच्छर वाला, बड़ा होने वाला पुस्तक में, तो वहाँ से देखकर आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों। और यहाँ पर लिख देना है कि मच्छर का जीवन चक्र 4 मुख्य अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले अंडा, फिर लार्वा, ये लार नहीं है लार्वा है ना, इसको लार्वा लिख लेना आप, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लार्वा। उसके बाद प्यूपा और वयस्क। प्रत्येक अवस्था में मच्छर की बाह्य आकृति, आकार और संरचना में परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं, परियोजना कार्य है, ये आपको घर से करके लाना था लेकिन मैंने यहाँ करवा दिया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, बीज से उत्पन्न पौधे, यानी ऐसे कौन से पौधे हैं जिनका बीज लगाने से वो पौधे बनते हैं। फिर कई कलम से लगाने वाले, यानी जिनकी कलम लगा देंगे आप तोड़कर या काट कर तो वो लग जाएंगे, है ना। और पत्तियों से, यानी ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी पत्तियों को आप मिट्टी में लगा दोगे तो उनसे पौधे बन जाएंगे। तो उनके नाम लिखना है। तो बीज से उत्पन्न पौधे ये लिख दिया है मैंने, जैसे गेहूँ, धान, चना, मक्का, मटर, सरसों, सूरजमुखी, सेम, मूंगफली, कपास। तो ये इनके बीज लगाओगे तो ये पौधे बनेंगे। और कलम से उत्पन्न जैसे गुलाब, गुड़हल, गन्ना, चमेली, नींबू, मनी प्लांट, पुदीना, आलू, प्याज, बांस। तो इनके आप कलम लगा दोगे, तोड़कर या काट कर लगा दोगे मिट्टी में तो वो लग जाएंगे। और ये पत्तियों, इनकी पत्तियां लगा दोगे तो लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद यहाँ पर आपको ये प्रत्येक दिवस होने वाले परिवर्तन, यानी एक पौधा लगाना है और उसको 30 दिन तक आपको देखना है और हर दिन का आपको लिखना है कि वो कितना बढ़ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये आपको प्रोजेक्ट 2 है, ये आपको अपनी शिक्षक की मदद से करना है। पौधे लगाने के बाद आपको इसको करना है। तो इस प्रकार से आपका अध्याय 10 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम अध्याय 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।